के थ्रू हिंट लो पहले, एकदम नहीं ऐसा कि पूरा उस पर डिपेंड हो जाए। फैक्टर गाइज एक ऐसा टॉपिक है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई सालों से आ रहे हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली एज अ एक क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन डेटा में यूज हो रहा है। तो मैंने कहा ना, जो चीज़ आप बचपन से कर रहे हो, जैसे कि आपको मालूम है अगर किसी को कि a+b का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, उसको वो उस नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है। सोच के साथ और वो भी सही टाइमिंग मैनेजमेंट के साथ एग्जाम दो तो इन 20 टॉपिक्स में इतने क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे जो एक कैट के कॉन्ट सेक्शन को क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हेलो एवरीवन, गाइस माय नेम इज विनीत कांकरे एंड आई एम योर कॉन्ट टीचर एट दिस वंडरफुल चैनल एमबीए वाला बाय पीडब्ल्यू। सो दोस्तों देखो, अपनी अभी कैट की जर्नी ऑलमोस्ट हाफ, क्या मोर देन हाफ हो चुकी है, और अब बस कैट एग्जाम आने वाली चंद महीनों में। और आप अब बोलोगे दोस्तों कि सर इस मोमेंट पे अगर प्रिपरेशन शुरू करें तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट करने वाले हर साल आप देखते हो एमबीए वाला में वो टॉपर्स भी निकलते हैं जो जिन्होंने जुलाई से अगस्त से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और उन्होंने अल्टीमेटली कैट को क्रैक कर दिया। लेकिन इस मोमेंट पर आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अपनी जो है वो थोड़ी अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में, जो कि पहले दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जनवरी से दिसंबर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजी अलग यूज करना होगा। यानी कि दोस्तों अब आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव बनना पड़ेगा। वो टॉपिक जो बहुत ज्यादा कॉन्ट सेक्शन में कैट में आ रहे हैं, आ चुके हैं, आ सकते हैं, उन टॉपिक पर पहले फोकस करना हो। ऐसा नहीं कि गो विद द फ्लो, पहला टॉपिक मान लो हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक जो है वही पहले कर लो, सेकंड नंबर पे करो, थर्ड नंबर पे करो। नहीं गाइस, जैसे मैंने कहा कि अब थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अदर स्टूडेंट से अलग यूज करनी होगी। और इनफैक्ट वो स्टूडेंट भी जो पहले दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं बट अब तक उनका कॉन्फिडेंस उतना नहीं बढ़ा है, क्योंकि अब तक उन्होंने बस लेक्चर्स अटेंड किए लेकिन खुद से सेल्फ स्टडी अब तक कुछ नहीं करी है, या करिए लेकिन बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया है और अब लग रहा है कि सर ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टार्ट से ही सब स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल देखा होगा, थंबनेल देखा होगा, वैसे ये हेडिंग भी देख लो, मस्ट डू टॉपिक्स फॉर कॉन्ट। मैं आपको ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं कि ये टॉपिक्स अगर आप कर लो, सही ढंग से कर लो, तो गाइस कैट क्रैक करने के लिए टॉप से टॉप आईएम के लिए कॉन्ट का जो सेक्शन जितने परसेंटाइल आपसे डिमांड करता है उतने परसेंटाइल आप लेकर आओगे। बट हाँ, उसमें काफी कंडीशंस अप्लाइड कि आपको सारे फिर वो क्वेश्चंस करते बनने चाहिए जो इन टॉपिक से रिलेटेड आएंगे, विथ 100% एक्यूरेसी, विथ प्रॉपर मिनिमम टाइम। ठीक है, तो ये सब टाइम और एक्यूरेसी को मैनेज करते हुए अगर आप सारे टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं, जो कैट एग्जाम आप देने वाले हो, जो टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ, उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे अगर वो कर दोगे तो उतना नंबर तो आराम से आपका आ जाएगा जो एक आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट के लिए कट ऑफ को, उस ड्रीम इंस्टीट्यूट का कट ऑफ क्लियर करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो बट शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि मैं इसमें यानी कि फैकल्टी इसमें ये नहीं बता रहा है कि बस इन्हीं टॉपिक से एग्जाम होगी, नहीं। ये वो टॉपिक है गाइस जो एक ओवरऑल रिसर्च से, पिछले कई सालों के कैट की रिसर्च से पता चला है कि यार ये टॉपिक पे लगभग हर साल आता है। अच्छा, इसमें कई सारे टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो सर लास्ट ईयर तो इस पे आया था, लास्ट ईयर तो तीनों स्लॉट पे एक टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन आया था लेकिन आपने उसका मेंशन नहीं किया है। तो गाइज इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं बस लास्ट ईयर की कैट को ध्यान में नहीं रख रहा हूँ, पिछले कई सालों से, आप 2017-18 से अगर पकड़ लो, वहां से अगर मैं पकड़ू गाइज, तो मैं उन सब के एनालिसिस को एकजुट करते हुए इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि यार इस टॉपिक को अगर आप कर लो ना तो मोटा मोटी उतने परसेंटाइल तो आप लेकर आओगे। और ऐसा नहीं कि मैं आपको 3 और 4 टॉपिक बोलने वाला हूँ और इन 3-4 में नहीं आया तो क्या सर, भाई अच्छे खासे टॉपिक तो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 3-4 में आप पूरी कैट क्रैक कर लो। मैं बोल रहा हूँ ना, ड्रीम इंस्टीट्यूट आपका जो है उसका कट ऑफ क्लियर करने के लिए तो कम से कम 3-4 टॉपिक में तो कुछ होगा नहीं। लेकिन हाँ, वो टॉपिक्स जो मैं पहले बोल रहा हूँ उनको बहुत शिद्दत से करो, बहुत शिद्दत से करो। वो स्टूडेंट जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टार्ट, वो स्टूडेंट जो कर चुके हैं पहले लेकिन बहुत बड़ा बीच में गैप आया, या वो स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर लिए थे लेकिन अब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आया और अब लग रहा है कि सर एक बार फिर से रीस्टार्ट करने का मन कर रहा है, लेकिन सिलेक्टिव मैनर में, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, यानी वो टॉपिक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उसको कर लिया जाए। यही एक बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है इस मोमेंट पे जहाँ पे अब चंद महीनों में आपकी कैट आने वाली है। और उसके बाद फिर जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल ही नहीं, बट कम इंपॉर्टेंट, उनको थोड़े बाद में किया जाए, वो भी अलग स्ट्रैटेजी से। तो गाइस क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उन टॉपिक्स की भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट वो टॉपिक्स है कौन से, पहले उसकी बात करेंगे। तो यस गाइस, तो डिस्क्लेमर समझ में आया ना, इस इट डजंट मीन कि पूरी एग्जाम इन्हीं टॉपिक से आने वाली है। ठीक है, बाकी टॉपिक्स भी करना है लेकिन सिलेक्टिव होकर, पहले इन टॉपिक को शिद्दत से, बाद में टाइम मिलने पे अदर टॉपिक्स। तो गाइज अब देखो,
क्या है ओवरऑल क्वांट का सिलेबस? ये भाई समंदर है पूरा, मतलब इतना सारा सिलेबस है आपका क्वांट को लेकर, और इनमें जो और सब टॉपिक्स आते हैं वो तो और अलग। ठीक है, तो अरिथमेटिक देखो टॉपिक से भरा हुआ है, सबसे वास्ट, रेशो, प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, वेरिएशन, परसेंटेज, एवरेजेस, ये सारा देखो, डिस्टेंस टाइम, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्टेंस टाइम स्पीड ही अपने आप में देखे जाए तो 3-4 अलग अलग टॉपिक से बना हुआ, एस्केलेटर, बोट्स, ट्रेन, रिलेटिव स्पीड, सर्कुलर मोशन, देन लीनियर रेसेस, एवरेज स्पीड, प्रोपोर्शनलिटी, इन सब से बना हुआ ये टॉपिक है। तो अरिथमेटिक में ये सब रहा। देन अलजेब्रा में गाइस देखो आइडेंटिटीज, एक्सपोनेंट, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, इनइक्वालिटी, लॉग, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, देन नंबर सिस्टम में ये सारे टॉपिक्स है, ज्योमेट्री में ये सारे है, मॉडर्न मैथ्स में ये सारे है। और एक एवरेज स्टूडेंट अगर अभी जिसका मैथ्स ठीक ठाक है, अगर वो सोचे कि अभी से स्टार्ट करूँ और जैसे सिलेबस में पहला टॉपिक है बिल्कुल वहीं से जाऊँ, बिल्कुल वहीं से जाओ, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, मॉडर्न मैथ्स में पीएनसी से स्टार्ट करो जिसपे कई सालों से क्वेश्चन नहीं है, तो गाइज ये कहीं ना कहीं पढ़ाई तो हो जाएगी लेकिन वो उतनी इम्पैक्टफुल नहीं रहेगी जो आपने जिस पर्पस के लिए ये प्रिपरेशन करना शुरू किया है, वो पर्पस शायद नहीं फुलफिल हो। तो इसीलिए गाइज इन सारे सिलेबस में से पहले तो मैं अगेन ये सिलेबस जानबूझकर आपके सामने रखा हूँ, क्योंकि जो टॉपिक अब मैं बताने वाला हूँ वो पहली फुर्सत में करो, पहले प्रायोरिटी पे करो, एंड देन फिर बाद में टाइम मिले तो बचे हुए टॉपिक्स, इसमें से जो भी आपको बचे हुए टॉपिक्स लग रहे हैं वो आप कर सकते हो, लेकिन दोनों की जो स्ट्रैटेजी वो अलग रखो, जो इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा ज़्यादा डेडिकेशन से करना है। तो गाइज वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये रहे वो टॉप 20 टॉपिक्स यू कांट अफोर्ड टू मिस। इनको मिस मत करना गाइज। अगर आप, अगेन मैंने जैसे कहा 4 और 5 टॉपिक नहीं 20 टॉपिक है, तो मैं इतनी तो बात बोल सकता हूँ कि अगर आप सही एक्यूरेसी, सही सोच के साथ और वो भी सही टाइमिंग मैनेजमेंट के साथ एग्ज़ाम दो, तो इन 20 टॉपिक्स में इतने क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे जो एक कैट के कॉन्ट सेक्शन को क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बस वो सारे क्वेश्चंस आपसे बनना चाहिए। सर हमने प्रॉफिट एंड लॉस तो किया था लेकिन क्वेश्चन ही हमें क्लिक नहीं हुआ एग्जाम में, तो वो फिर आपने नहीं किया ठीक से। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको सही ढंग से करो, बस करने के लिए मत करो। तो वो देखो अरिथमेटिक, और जैसे आप हर जगह सुनोगे, खुद ने भी अब तक ये जो बच्चा रिसर्च कर रहा है काफ़ी दिनों से, उन्हें उसने ऑब्जर्व तो कर लिया होगा पिछले कई सालों से, अरिथमेटिक एंड इक्वली अलजेब्रा, ये 2 सेक्शन डोमिनेटिंग बनते आ रहे हैं। कई बार लेवल ऑफ डिफिकल्टी भले ही कम ज़्यादा होते गई है, लेकिन ये जो डोमिनेटिंग फैक्टर है ना, ये अब तक इन दोनों सेक्शन ने नहीं छोड़ा है, अलजेब्रा और अरिथमेटिक। क्योंकि यार वैसे देखे जाए तो ये सही भी है, कैट है एप्टीट्यूड की स्किल को टेस्ट करने की एग्जाम है ना, आप बच्चे में कितना एप्टीट्यूड स्किल है वो टेस्ट करने की एग्जाम है। तो यार ये सारे टॉपिक्स एप्टीट्यूड के बिल्कुल भरे हुए, एप्टीट्यूड के जो स्किल होती है उनको जज करने के लिए डे टू डे जो लाइफ के रोजमर्रा की जिंदगी के टॉपिक रिक्वायर्ड है, सारे वही है। एट द सेम टाइम बच्चा टेक्निकली कितना स्ट्रांग है ना, कॉन्सेप्ट को सही ढंग से अप्लाई करने में कितना स्ट्रांग है, उसके लिए अलजेब्रा देखो, ये सारे टॉपिक एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, उसको अप्लीकेशन, उसको सही ढंग पे अप्लाई करना, यही ये अलजेब्रा सिखाता है ना, और ये लॉजिकल थिंकिंग सिखाता है। तो ये आपको सही ढंग से एनालाइज करते हुए क्वेश्चन को, दिए हुए कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सिखाता है। तो ये 2 सेक्शन में लगभग आपकी वो सारी चीज़ें वो टेस्ट कर ही लेता है। बट उसके अलावा गाइस जैसे आपने देखा 5 सेक्शन है, तो अब बात हो कर रहे हैं हम, देखो इसमें तो जैसे आपने अरिथमेटिक में ऑलमोस्ट सभी कर लेना है, अलजेब्रा में भी देखो एक्सपोनेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये सारे टॉपिक लिंक्ड है। अब मैं अगर आपको बोल दूं यार क्वाड्रेटिक मत करना, हालांकि इंपॉर्टेंट है, बट इनइक्वालिटीज जो आएगी वो क्या क्वाड्रेटिक बेस्ड आ जाती है कई बारी। मैं बोलूंगा यार एक्सपोनेंट मत करो, बट लॉगरिदम के क्वेश्चन को सॉल्व करने में जितना लॉग की प्रॉपर्टीज काम आती है उतनी एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज काम आती है। तो इसलिए ये टॉपिक इतने लिंक्ड है ना कि आपको करना ही पड़ेगा। फंक्शन में भी गाइज अगेन मॉड्यूलस एक सेपरेट एक वेटेज रखता है, उसको अच्छे से करो। बाकी जो एक स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं, उस पर भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यस, इसलिए ओवरऑल ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहाँ तो हर एक टॉपिक पर रेशो, परसेंटेज, ये 2 टॉपिक तो ऐसे, और साथ में एवरेजेस भी, कि भाई ये डायरेक्ट इन पे क्वेश्चन तो आते ही है, नहीं भी आया तो बाकी सब में एज अ डेटा इनका यूज हो जाता है, तो इसलिए करना जरूरी है। बाकी सब पे लगभग कोई ना कोई स्लॉट पे क्वेश्चन होता है। ये डिस्टेंस टाइम स्पीड की बात करो तो लगभग, टाइम एंड वर्क की बात करो तो लगभग हर स्लॉट में इन पे एक आध क्वेश्चन तो होता ही है। जैसे मैंने कहा ये लिंक्ड है एक दूसरे से, अगर लॉग का भी क्वेश्चन है तो उसके लिए एक्सपोनेंट पता होना जरूरी, इनइक्वालिटी का भी क्वेश्चन है तो उसके लिए ये 2 टॉपिक पता होना जरूरी है, मॉड्यूलस में भी इनइक्वालिटीज और ये सब पता होना जरूरी है। तो ये तो पूरा करना पड़ेगा, और ये करना बनता भी, क्योंकि डोमिनेटिंग है काफ़ी सालों से। अब नंबर सिस्टम में आपने देखा कई सारे टॉपिक है, यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट, देन ट्रेलिंग जीरो, मैक्सिमम पावर, बेस सिस्टम, रिमाइंडर। इनफैक्ट आप बोलोगे सर पिछले साल 2024 कैट में तो हर स्लॉट में रिमाइंडर का क्वेश्चन था।
यार वैसे तो क्लॉक एंड कैलेंडर का भी आ गया था एक स्लॉट में, भूले भटके क्लॉक से, है ना? क्लॉक से भी एक क्वेश्चन आ गया था, बट इट डजंट मीन कि उसको हम अभी इतना डेडिकेशन से कर ले कि पूरा पूरा एक मान लो 8 दिन हम उसी को दे दे और उस चक्कर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगातार सालों साल आ रहा है उसको छोड़ दे। तो गाइज इसलिए अभी रिमाइंडर थ्योरम मैं मानता हूँ पिछले साल हर स्लॉट में आ गया था, इस साल आ गया तो बल्ले, इनफैक्ट वो स्कोरिंग था, इनफैक्ट वो चंद सेकंड में होने वाला क्वेश्चन था, सीधा फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई करो खत्म। तो वो करना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, डिस्क्लेमर वही था कि बाकी टॉपिक्स करना है, लेकिन फैक्टर गाइज एक ऐसा टॉपिक है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई सालों से आ रहे हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली एज अ एक क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन डेटा में यूज हो रहा है। तो फैक्टर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम में, ठीक है? कि फैक्टर्स को कैसे टैकल किया जाता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, फैक्टराइज कैसे किया जाता है, उससे देखो फैक्टराइजेशन से इस आगे सारी चीज़ें बनती है ना, फैक्टराइजेशन से ही आगे आप एलसीएम एचसीएफ भी फैक्टराइजेशन से ही करते हो, तो कहीं ना कहीं फैक्टर से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। बाकी मैं अगेन बोलूँगा, लास्ट ईयर रिमाइंडर थ्योरम बहुत हिट रहा, लेकिन वो हमें आज इस साल भी करना है, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी पे, ये है वो फर्स्ट प्रायोरिटी सिलेक्टिव अप्रोच, ठीक है गाइस? देन ज्योमेट्री में ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलैटरल, मतलब ये 2D ज्योमेट्री तो बेहद इंपॉर्टेंट है ही, 2D में सभी ले लो, क्वाड्रिलैटरल में वैसे हम आगे पॉलीगॉन भी पढ़ ही लेते हैं, तो 2D तो सब इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन थोड़ा ऐसा टॉपिक है जो कभी कभार काफ़ी अच्छा आ जाता है, तो कभी कभार बिल्कुल नहीं, तो उसको हम सेकंड प्रायोरिटी दे सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट रिलेटेड चीज़ें कई बारी जैसे डायरेक्ट आ जाती है। अब कोऑर्डिनेट बड़ा वास्ट है ना, कभी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को लेकर आ जाती है, कभी इक्वेशन ऑफ सर्कल को लेकर आ जाती है जैसे लास्ट ईयर हुआ, देन कभी स्लोप को लेकर आ जाता है, तो कभी बेसिक ग्राफ को लेकर आ जाता है, तो इसीलिए गाइस कोऑर्डिनेट भी एक अच्छी से कर लो। और मॉडर्न मैथ्स में भी अगेन जैसे कई आप देखते होंगे कई बुक्स में सीक्वेंस एंड सीरीज नंबर सिस्टम का पार्ट होता है, कई बुक में अलजेब्रा का पार्ट होता है, वैसे हम भी जो सिलेबस आपको करवाते हैं पढ़ाते हैं उसमें हम सीक्वेंस एंड सीरीज को मॉडर्न मैथ्स में लेते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज वैसे हर एक जगह फिट होने वाला टॉपिक है ना? वैसे उसमें एवरेज भी यूज होता ही है, जो एवरेज सिंपल एवरेज है, वो अरिथमेटिक मीन हम इसमें यूज करते ही है, तो ये सब सेक्शन में मोल्ड होने वाला टॉपिक है, जिसको जहाँ लेना है ले लो, लेकिन हम इसको मॉडर्न मैथ्स में पढ़ाते हैं, तो मॉडर्न मैथ्स में पीएनसी प्रोबेबिलिटी सेट्स को फिलहाल उतना तवज्जो ना भी दो, लेकिन सीक्वेंस एंड सीरीज को कर लेना। लगभग हर स्लॉट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, एक तो एपी या जीपी या तो स्पेशल सीरीज या तो पैटर्न बेस्ड सीरीज होते हैं। तो गाइज ये वो टॉपिक है जिनको पूरी शिद्दत से करना है ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी, पहले जान लगानी इन टॉपिक्स के लिए, उसके बाद टाइम मिलने पर फिर और थोड़े जो सिलेक्टिव सेकंड प्रायोरिटी के टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपको जैसे रिमाइंडर थ्योरम करना है, सर लास्ट ईयर आया था इस बार करने का मन कर रहा है, कर लो यार, स्कोरिंग है और कम टाइम में होने वाला टॉपिक है ना? तो बिंदास कर लो, बराबर। सर मेंसुरेशन भी करने का मन, फॉर्मूला बेस्ड है सर, एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कोन और इसी से रिलेटेड है, कर लो वो भी कर लो, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी पे पहले इन सब को करो। अच्छा करना कैसे, तो वो देखो, प्लान ऑफ एक्शन फॉर दिस 20 मस्ट डू टॉपिक्स। तो सबसे पहले तो लाइव लेक्चर्स इनके अटेंड किया करो, वॉच वीडियोस, अगर आपको ज़रूरत पड़ी कि सर आज का टॉपिक बड़ा टफ लगा तो उसका वीडियो देखो, वीडियो देखते समय अपनी नोट्स बनाना शुरू करो, दो टाइप की नोट, एक तो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और एक वो नोटबुक जिसमें कुछ स्पेशल ट्रिक्स आपने सीखी, स्पेशल अप्रोच आपने सीखा, स्पेशल फॉर्मूला आपने सीखा, वो सारी चीज़ें जो पहली बार सीख रहे हो, जो आज तक कभी नहीं सीखा, जो हर बार सीख रहे हो, बचपन से सीख रहे हो, वो चीज़ को बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो पहली बार सीख रहे हो उसको वो एक स्पेशल नोटबुक में लिखो, क्योंकि वो नोटबुक होगी गाइस जिसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। वो जो बड़ी नोटबुक है जिसमें आप बस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो तो प्रैक्टिस के लिए है, जब रिवीजन भी उसी में सब चीज़ें एक ही नोटबुक में लिखोगे तो इतनी बड़ी नोटबुक में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ दब जाएंगे पता नहीं चलेगा, तो दोनों को सेपरेट करो, नई चीज़ें फॉर्मूलाज अप्रोच कॉन्सेप्ट वो एक नए नोटबुक में लिखो, और एक जो क्वेश्चन सॉल्विंग है फिर वो सेशन के क्वेश्चन हो, डीपीपी के क्वेश्चन हो, बुक के क्वेश्चन हो, पीवाईक्यूज हो, उसको अलग लिखो। उन क्वेश्चन में भी आपको लग रहा है कि एक बड़ा मस्त क्वेश्चन देखा सर, एक इसको सॉल्व करने का एक नया ही अप्रोच हमने देखा, अब तक हमने उस एंगल से सोचा ही नहीं था, तो वैसे नए वाले अप्रोच को भी इसी नोटबुक में लिखो जो नए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, क्योंकि वैसे अप्रोच को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो पहले तो लेक्चर अटेंड करो, रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग देखते समय अपने नोट्स बनाओ, देन सेशन नोट्स को सॉल्व करो खुद के दम पे। एक बार लेक्चर से रिकॉर्डिंग से समझ लिया कैसे सॉल्व हुआ है, रुक मत जाओ, अब लेक्चर को पॉज करो, सारे क्वेश्चन जो सेशन में देखे उसको खुद के दम पे भी एक बार सॉल्व करो। उसके बाद गाइस डीपीपीज जो हम आपको देते हैं उसको सॉल्व करो, उसमें कोई दिक्कत आती है तो हम सॉल्यूशन, पीडीएफ सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन सब देते हैं, ठीक है? उसके थ्रू हिंट लो पहले, एकदम नहीं ऐसा कि पूरा उस पर डिपेंड हो जाओ, पहले बस हिंट लो, हिंट से समझ रहे हाँ 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 क्लिक हो गया कैसे करना है, फिर वापस खुद ट्राई करो।
ब्रेनस्टॉर्मिंग गाइस, और कुछ नहीं, बस सोचना है, थॉट प्रोसेस डेवलप होगी, बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कैट पीवाईक्यूज भी लगे हाथों कर डालो इन सारे टॉपिक्स के, जो जिसका जिक्र अभी हमने किया, वो टॉप 20 टॉपिक्स। देन गाइस हैंड रिटन नोट्स, उसकी तो मैंने जस्ट बात करी है, जिसमें आपके वो फॉर्मूलाज, वो कॉन्सेप्ट, वो न्यू अप्रोचेस, वो न्यू कॉन्सेप्ट है ना, वो सारी चीज़ें एक सेपरेट नोटबुक में लिखो, और उसको क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन स्ट्रैटेजी। मैंने कहा ना, इसको बार बार रिवीजन, हालांकि इसको ऐसा नहीं कि 2-2 घंटा रिवाइज करना है, दिन के 10 मिनट बस गो थ्रू करना है 10 से 15 मिनट। आज किया, 2 दिन बाद और करो, 3 दिन बाद और करो, तब तक आपको कि यार अब तो मेरे को पेज टू पेज याद हो गया कि इस टॉपिक में क्या कॉन्सेप्ट है, इस टॉपिक में क्या कॉन्सेप्ट है, तब तक करो गाइस। तो मैंने कहा ना, जो चीज़ आप बचपन से कर रहे आ रहे हो, जैसे कि आपको मालूम है अगर किसी को कि a+b का होल स्क्वायर का एक्सपांशन क्या होता है, उसको वो उस नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर किसी ने ये पहली बार देखा होगा कि a⁻m अगर b है, तो पावर को हम उधर सेपरेट शिफ्ट कर सकते हैं, बट बस क्या हो जाता है, वो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है। ये चीज़ अगर आपने देखी ही पहली बार होगी, तो फिर उसको लिखो उस नोटबुक में जिसको बार बार रिवीजन करना पड़े। वो नोटबुक जो दूसरी में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। स्टूडेंट यही तो बोलते सर, पढ़ाई का टाइम नहीं, रिवीजन कहाँ से करे, सही ढंग से करो तो रिवीजन इतना टाइम मांगती ही नहीं है, बस उसको सही ढंग से सेग्रीगेट करो। देन गाइज मल्टीपल रिवीजन के बाद डू एक्स्ट्रा प्रैक्टिस इन टिल यू गेट द कॉन्फिडेंस, क्योंकि गाइज वो टॉपिक मैंने कहा ना, अगर आपने सोचा कि इन 20 टॉपिक के दम पे कैट निकालूंगा, बिल्कुल निकालोगे, लेकिन वो क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो सारे आपसे बनने चाहिए, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन विथ एक्यूरेसी आपसे बनने चाहिए। नहीं बना इसका मतलब आपने वो ढंग से प्रैक्टिस करी ही नहीं। तो ज़रूरत, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ज़रूरत पड़ने पर उनकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। तो उसके लिए भी कई सारी चीज़ें, हमारी डीपी के बाद हमारे वीकली टेस्ट होती है, देन आपको पता ही होगा हमारे खजाना फीचर्स, इनफाइनाइट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बुक्स है, तो उनमें से आप मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करो टिल यू गेट द कॉन्फिडेंस अबाउट दैट टॉपिक। यार अब तो कोई भी क्वेश्चन आया ना सर, मेरे को बराबर थॉट प्रोसेस मेरी सही हो जा रही है, अब मेरे से हो रहा है क्वेश्चन। जब तक वो बात नहीं हो रही है, तब तक उन टॉपिक को छोड़ो मत, क्योंकि वो 20 है यार। अब आपके पास 40 टॉपिक नहीं रहे, पहले ओवरऑल सिलेबस में 40 दिख रहे थे, अब 20 ही रह गए हैं। इन 20 को शिद्दत से करो, फिर बचे हुए जो 20 उनको आप आराम से, उनको बार बार उतना रिवाइज नहीं भी किया, उनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं भी किया, उनके डीपीपी नहीं भी सॉल्व करे, सिर्फ सेशन नोट से चीज़ों को समझ के वही क्वेश्चन करके कॉन्सेप्ट को समझ के चले गए, चलेगा। मैंने कहा ना, अगर पिछली साल जिन्होंने हमारी क्लास में फर्मैट थ्योरम को किया होगा, रिमाइंडर थ्योरम जब टॉपिक हम पढ़ा रहे थे, फर्मैट थ्योरम जिसने किया होगा, वो स्लॉट 1 का बच्चा हो, 2 का हो या 3 का हो, तीनों स्लॉट में उसने रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन को पेल दिया होगा। सीधा ट्रिक बेस्ड था वो, है ना। तो ऐसे टॉपिक अगर आए भी, तो भी उनको आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है, इनको बस सेशन से सीख लेना है, वो क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू कर लेना है, खत्म। उन टॉपिक्स के जो अदर 20s है, बट जो फर्स्ट 20 अभी मैंने बताया, उनके लिए ये सारी चीज़ें करना है। एंड अटेम्प्ट टॉपिक वाइज एंड सेक्शनल टेस्ट, उन टॉपिक फुल लेंथ टेस्ट तो आप दोगे, लेकिन एटलीस्ट अगर हो सके तो उन टॉपिक से रिलेटेड आपको टॉपिक वाइज टेस्ट अगर मिल रही है वो दो। सेक्शनल टेस्ट मिल रही पूरी अरिथमेटिक की, पूरी अलजेब्रा की, क्योंकि अरिथमेटिक अलजेब्रा तो लगभग पूरा ही है, तो वो देने की कोशिश करो। उसके बाद इक्वली इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री है, तो सेक्शनल या टॉपिक वाइज टेस्ट दो। तो फिर जब इसमें आपको लगे कि सर अब हो गया है, अब बिल्कुल सिलेक्टिव स्ट्रैटेजी जो आपने बोली काम कर रही है सर, इस 20 टॉपिक में तो अब आ जाए वो क्वेश्चन, लगभग हम कर लेंगे। ऐसा नहीं कि सर हाँ कर ही लेंगे, नहीं, एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि लगभग हम कर लेंगे। फिर बचे हुए 20 टॉपिक है ना, एज अ सेवेज, अगर इसमें से कोई भूल चूक माफ हो भी गई, इसमें से एक हाथ गलत हो भी गया, तो वो संभाल लेगा, है ना। तो उनको हम ऊपर ऊपर से करने वाले, जितना डेडिकेशन इनको देंगे उसको थोड़ी देने वाले, तो कम टाइम में हो जाएगा। बट पहले इनको सही ढंग से कर लो, उनके लिए जान लगा दो ये सारी चीज़ें करते हुए। तो ठीक है गाइज, दिस इज एकदम छोटा बट इम्पैक्टफुल, फॉलो करना इस स्ट्रैटेजी को। सिलेक्टिव होना पड़ेगा, लेकिन इट डजंट मीन कि बाकी सारे ऑप्शन में छोड़ दो, बाकी करना है बट सिलेक्टिव मैनर से, पहले ये फिर वो। इनके लिए थोड़ा ज़्यादा डेडिकेशन, उसके लिए ऊपर ऊपर से, बट एटलीस्ट उतना कि अगर वैसा क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करके आंसर हो जाएगा। जाने गाइज, बाकी अगेन जो पहले दिन से हर चीज़ पूरी डिटेल में करते आ रहे हो, आप तो करते रहो गाइज, नो मतलब कोई अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे कहा, ये उन लोगों के लिए जो अभी से ही शुरू कर रहे हैं, या अभी से शुरू करके बड़ा गैप के बाद रिस्टार्ट कर रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए था। थैंक यू सो मच गाइज, कैसे लगा बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय, एंजॉय, गुड डे, टेक केयर, बाय दोस्तों।